हेलो। मैं संजीव कुमार बिरोली, जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज। पिछले दिनों जहां पर हम लोग पिछला लेक्चर छोड़े थे, अर्थात संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत दांडिक विधि के अंतर्गत, लॉ ऑफ क्राइम्स के अंतर्गत, उसमें पहला जो केस था वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का केस था, जिसमें कॉमन इंटेंशन को किस तरीके से वीरेंद्र कुमार घोष के कार्यों के आधार पर सिद्ध किया गया, उसको हम लोगों ने जाना। और उसके आगे दूसरा जो महत्वपूर्ण केस है वह है महबूब शाह बनाम एम्परर का केस है। और ये केस औपनिवेशिक काल का है और इसमें शुरुआती क्रम में महबूब शाह बनाम एम्परर के केस में जो संयुक्त उत्तरदायित्व या कॉमन इंटेंशन की जो एक बात थी उसे सिद्ध किया गया था, लेकिन जब अपील में प्रिवी काउंसिल में जाया गया तब उस कॉमन इंटेंशन को हटा दिया गया और उसमें प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि जिस स्थान पर गोली चली थी, अर्थात महबूब शाह बनाम एम्परर के केस में, वहां पर स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए यह पता चलता है कि वहां पर कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय घटित नहीं हुआ था। आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इस वाद के माध्यम से कॉमन इंटेंशन को सिद्ध किया गया या कॉमन इंटेंशन सिद्ध नहीं। इसके जो कुछ केस के तथ्य हैं या तो कहानी है, उसे जानना बहुत जरूरी है और छात्रों से भी अपेक्षा है कि महबूब शाह बनाम एम्परर तथा वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के केस को सेक्शन 34 या संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत जरूर याद करके रखें और कई बार इसे दोहराएं, पढ़ें, समझें और पूरा कहां पर किस तरीके से कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय को सिद्ध किया गया इसे जानें। महबूब शाह बनाम एम्परर के केस में जिसे सिंधु नदी का वाद के नाम से भी जाना जाता है, इस वाद में अल्लाहदाद जो कि गोली से मारा गया था, कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ वली शाह जो गिरफ्तार नहीं कर पाया गया, जो भगोड़ा सिद्ध हुआ, के पिता मोहम्मद शाह की भूमि पर सरकंडा काटने के लिए गया हुआ था। इस वाद में अल्लाहदाद कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ, अल्लाहदाद गोली से मारा गया था, के साथ वली शाह जो गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जो गोली चलाकर भाग गया था, के पिता मोहम्मद शाह की भूमि पर नरकट यानी कि सरकंडा काटने गया था और मोहम्मद शाह उस समय नदी में स्नान कर रहा था। सिंधु नदी के किनारे मोहम्मद शाह स्नान कर रहा था और उन लोग को खेती भी थी, सरकंडा उन लोग के खेत में उगता था। अल्लाहदाद ने मोहम्मद शाह के बारंबार चेतावनी के बावजूद मोहम्मद शाह का जो खेत था, मोहम्मद शाह नदी के किनारे स्नान कर रहा था, अल्लाहदाद ने मोहम्मद शाह की चेतावनी के बावजूद, मोहम्मद शाह ने अल्लाहदाद को कई बार चेतावनी दी कि उनके खेत से जो सरकंडा है उसे ना काटें। चेतावनी के बावजूद भी जो सरकंडा है वह इकट्ठा किया और उसे लेकर अपने घर की ओर वह जाने लगा था। उसी समय, जिस समय मोहम्मद शाह ने चेतावनी दी थी, उसी समय मोहम्मद शाह का भतीजा एक था जिसका नाम गुलाम कासिम शाह था। उसी समय मोहम्मद शाह का भतीजा गुलाम कासिम शाह वहां आया और उसने मृतक के आधिपत्य से नरकट के अर्थात सरकंडा का जो बंडल था उसे छीनने का प्रयास किया। जो सरकंडा था वो उसे गट्ठर बांधकर ले जाने का प्रयास किया जाने लगा था। उसी समय जो नदी के किनारे नहा रहा था मोहम्मद शाह का भतीजा जिसका नाम
गुलाम कासिम शाह था, वह भी वहां चला आया था और उसने अल्लाह दाद जो सरकंडा काट कर ले जाने का प्रयास कर रहा था, उसके हाथ से सरकंडा का जो एक बंडल वहां बांधा गया था उसे छीनने का प्रयास किया। दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी तथा वहीं एक छोटे डंडे से उस पर प्रहार किया। जब वह सरकंडा नहीं देना चाहा, दोनों में हाथापाई शुरू होने लगी और वह सरकंडा छीनने का प्रयास करने लगा। तब उस पर कोई एक वहां डंडा था, डंडा से प्रहार किया गया जिससे उसके हाथ से सरकंडों का जो बंडल है वह छूट जाए। अल्लाह दाद ने तब नाव में पड़े लंबे बांस को चप्पू, जो नौका चालन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहले जैसे आपको भी बताए थे, अल्लाह दाद कौन था? अल्लाह दाद वली शाह के खेत से सरकंडा काटने गया हुआ था और वली शाह का जो भतीजा था गुलाम कासिम शाह, दोनों के मध्य झगड़ा शुरू हुआ था। अल्लाह दाद ने तब नाव में पड़े लंबे बांस को, जो नौका चलाने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसे उठाकर कासिम शाह पर प्रहार किया, जो सहायता के लिए चिल्ला पड़ा। कासिम शाह पर जब डंडा पड़ा तो वह बचाओ बचाओ का चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। इसी समय वली शाह तथा महबूब शाह हाथ में भरी बंदूक लेकर वहां आ पहुंचे। जैसे ही वह मदद के लिए चिल्लाया, उस मदद की आवाज को सुनकर और दो व्यक्ति पहुंचते हैं जिनका नाम था वली शाह तथा महबूब शाह। हाथ में भरी बंदूक लेकर वहां पहुंचे। जब अल्लाह दाद तथा हमीदुल्लाह ने वहां से भागने का प्रयास किया, तो वली शाह ने अल्लाह दाद पर गोली चलाई, जो मरकर भूमि पर गिर गया, तथा महबूब शाह ने हमीदुल्लाह पर गोली चलाई, जो केवल घायल होकर रह गया। परीक्षण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302/34 कॉमन इंटेंशन के अधीन 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा कासिम शाह को धारा 307/34 के अधीन 5 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गुलाम कासिम शाह को गलत हत्या का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि जब विरोधी दल के पास पहुंचा था तो उसके किसी सदस्य को मारने का उसका सामान्य आशय नहीं था, अतः उसे निर्दोष करार दे दिया गया। हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिस चीज का जिक्र किया था, वह था संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत आईपीसी में धारा 34 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पहला जो केस था वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इंपरर का केस था, जिसमें हम लोगों ने यह जाना कि किस तरीके से वीरेंद्र कुमार घोष कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में लूट के कार्य को अंजाम देते हुए बाहर खड़ा होने के बावजूद भी दोषी माना गया और उसे धारा 34 के अंतर्गत उसी तरीके से दंडित किया गया जिस तरीके से बाकी अपराधियों को दंडित किया गया। आज उसी सेक्शन के आगे
नए केस का हम लोग जिक्र करते हैं। उसका नाम है महबूब शाह बनाम एम्परर, जिसमें कॉमन इंटेंशन की भावना को किस तरीके से विश्लेषित किया गया उसे हम जानेंगे। सबसे पहले जो महबूब शाह बनाम एम्परर का केस है, उस केस की जो कहानी है उसे आपको बताया जाएगा, और उसके बाद उस केस को आपके याद रखने के लिए कुछ चित्रों के माध्यम से भी समझाया जाएगा, जिसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि कभी भी प्रश्न यह आए तो उसे आप लिख सकें और आपको याद रख सकें, स्मरण हो सके। तो मैं महबूब शाह बनाम एम्परर का जो तथ्य है, जो कहानी है, वो मैं बताता हूं। इस केस को दूसरे केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको सिंधु नदी के वाद के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से वीरेंद्र कुमार घोष के केस को शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस केस के माध्यम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से महबूब शाह बनाम एम्परर के केस को सिंधु नदी के वाद के नाम से भी जाना जाता है। इस केस के तथ्य इस प्रकार से हैं। इस वाद में अल्लाहदाद जो मर गया, कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ वली शाह जो गिरफ्तार नहीं किया जा सका, के पिता मोहम्मद शाह की भूमि पर सरकंडा काटने गया, और मोहम्मद शाह उस समय नदी में स्नान कर रहा था। अल्लाहदाद ने मोहम्मद शाह की बारंबार चेतावनी के बावजूद भी जो सरकंडा है वह इकट्ठा कर लिया और उस गट्ठर को अपने घर की ओर ले जाने का प्रयास किया। उसी समय बगल में कहीं रहा होगा मोहम्मद शाह का भतीजा, जिसका नाम गुलाम कासिम शाह था, वह वहां आया और उसने मृतक के हाथ से सरकंडे का जो एक बंडल वहां बांधा गया था उसे छीनने का प्रयास किया, तथा वहीं एक छोटे डंडे से उस पर प्रहार भी किया। अल्लाहदाद ने तब नाव में पड़े लंबे बांस को, जो नौका चालन के लिए प्रयोग किया जाता था, उठा लिया और कासिम शाह पर प्रहार भी किया, जो सहायता के लिए चिल्ला पड़ा। इसी समय वली शाह तथा महबूब शाह हाथ में भरी बंदूक लिए वहां आ पहुंचे। जब अल्लाहदाद तथा हमीदुल्लाह ने वहां से भागने का प्रयास किया तो पर गोली चलाई, जो मरकर भूमि पर गिर गया, तथा महबूब शाह ने हमीदुल्लाह पर गोली चलाई, जो केवल घायल हो गया। परीक्षण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302/34 के अधीन 7 वर्ष के कठोर कारावास का, तथा कासिम शाह को जो धारा 307/34 के अधीन 5 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गुलाम कासिम शाह को गलत हत्या का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि जब वह विरोधी दल के पास पहुंचा था तो उसके किसी सदस्य को मारने का उसका सामान्य आशय नहीं था, अतः उसे निर्दोष करार दे दिया गया। महबूब शाह को किंतु 302/34 के अधीन दोषी ठहराया गया, तथा उच्चतम न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड इस आधार पर दे दिया कि मारने का सामान्य आशय उस समय उत्पन्न हो गया जब अभियुक्त तथा वली शाह ने, जिसको अभियोजित नहीं किया जा सका, एक साथ एक ही दिशा की ओर गोली चलाई थी। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने प्रिवी काउंसिल में अपील दायर की थी। प्रिवी काउंसिल ने अपील जो किया गया था, अपील स्वीकार करते हुए हत्या की आपराधिकता तथा मृत्यु दंड को रद्द कर दिया। प्रिवी काउंसिल के न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय के विचारों से अपनी सहमति प्रकट नहीं की, तथा निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। महबूब शाह बनाम एम्परर के केस के विश्लेषण को या उसके कहानी को हम इस एक छोटे से चित्रण के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाम
बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। यदि हम इस चित्र को, जो बनाया गया चित्र है, इसको यदि हम मेमोराइज करने, याद कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस केस को समझने में कोई कठिनाई होगी। इसे इस तरीके से समझें और इस केस के माध्यम से जो एक कॉमन इंटेंशन है और सेम इंटेंशन है, दोनों के मध्य डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास भी किया गया है। कई बार ऐसा लगता है कि एक तरह के जो कार्य हैं वह सामान्य आशय के हिस्से के भाग हैं, लेकिन नहीं, वह एक तरीके के कार्य समान अर्थात सेम इंटेंशन के अंतर्गत किए गए कार्य हो सकते हैं। सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन दोनों में अंतर है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यदि कोई भी कार्य अनेक व्यक्तियों के द्वारा सबके स्वतंत्र अपने आशय के पूर्ति के लिए किया जाता कोई कार्य है, तो वह सेम इंटेंशन होगा, कॉमन इंटेंशन नहीं। कॉमन इंटेंशन के लिए यह जरूरी है कि उन सारे लोगों में पहले से कोई एक मीटिंग ऑफ माइंड हो, और मीटिंग ऑफ माइंड के लिए यह जरूरी है कि उन लोगों के मध्य जो भी कार्य होगा वह एक दूसरे से संबंधित हो, और सारे कार्यों में कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। यह कॉमन इंटेंशन एक तरह से देखा जाए तो यह अनुमान का प्रश्न है। अनुमान से ही ऐसा पता लगाया जाता है कि इन सब के कार्यों में सामान्य आशय अवस्थित। तो आइए हम जानते हैं महबूब शाह बनाम एम्परर के केस में किस तरीके से घटना घटी थी। क्योंकि कहानी जिस तरीके से लिखी गई है, नाम के दुरूहता के कारण बहुत सारे छात्रों को याद रखने में काफी कठिनाई होती है, तो इसे मैं इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें वली शाह, महबूब शाह तथा अल्लाहदाद और मोहम्मद शाह एक पक्ष के थे, और दूसरे पक्ष में अल्लाहदाद तथा हमीदुल्लाह, दोनों का ही नाम आता है। और दो के नाम के अलावे बाकी जो लोग थे वे जिनका सरकंडे का खेत था उसके मालिक थे, और उस सरकंडे को काटने के लिए अल्लाहदाद तथा हमीदुल्लाह दो व्यक्ति सिंधु नदी के किनारे गए थे, और उस सिंधु नदी के किनारे खेत के बगल में ही जो सिंधु नदी पड़ता था, तो उस सिंधु नदी में मोहम्मद शाह स्नान कर रहा था। जब वह स्नान कर रहा था तभी उस स्थान पर सरकंडा काटने के लिए जो हमीदुल्लाह का खेत, जो मोहम्मद शाह का खेत था, मोहम्मद शाह के खेत से सरकंडा बलपूर्वक काटने के लिए जो दो लोग आए थे उनका नाम था अल्लाहदाद तथा हमीदुल्लाह। अल्लाहदाद तथा हमीदुल्लाह मोहम्मद शाह के खेत से सरकंडा काटने आए थे। उसी समय मोहम्मद शाह का भतीजा गुलाम कासिम शाह के द्वारा जब अल्लाहदाद के हाथ से, जिसने सरकंडा काटा था, अल्लाहदाद ने सरकंडा काट के गट्ठर बना लिया था, तभी जो मोहम्मद शाह नदी के किनारे स्नान कर रहा था उसका एक भतीजा भी वहीं अगल बगल था, जिसका नाम कासिम शाह था। कासिम शाह मोहम्मद शाह का भतीजा था। तब अल्लाहदाद के हाथ से जो सरकंडा बंधा हुआ था, गट्ठर, उसे छीनने का प्रयास कासिम शाह के द्वारा किया गया था। उन दोनों के मध्य जब हाथापाई होने लगी थी, स्वाभाविक सी बात है, जो भी वहां सुलभ साधन थे उन सारे साधनों का प्रयोग किया जाने लगा था। उसी समय
कासिम शाह पर अल्लाह दाद भारी पड़ने लगा था। अल्लाह दाद कासिम शाह पर भारी पड़ने लगा था। द्वंद्व युद्ध में, उस सरकंडे के छीना झपटी में, तब कासिम शाह ने अगल बगल जो भी उसके संबंधी थे उनको मदद के लिए पुकारा, बचाओ बचाओ। उसके मदद के लिए पुकारे जाने पर वहां पर दो लोग उपस्थित हुए थे। एकाएक कोई भी व्यक्ति जब मदद के लिए चिल्लाएगा, जो कि कॉमन इंटेंशन नहीं था, यह उस समय की परिस्थितियों के आधार पर जो परिस्थितियां बनी उसी के आधार पर कासिम शाह अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगा। और यह जो बचाव के लिए चिल्लाने का जो कार्य था, यह कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत नहीं था कि उनका कोई खेत हो, वो पहले से ऐसा कोई योजना नहीं बनाए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वैसा कुछ होता है तो हम इस तरीके से चिल्लाएंगे और वह व्यक्ति वहां पर पहले से योजना बना के आएंगे और उन लोगों को गोली मार दी जाएगी। ऐसा असंभव है, यह मानवीय प्रवृत्तियों के विरुद्ध भी लगता है। कासिम शाह के पुकारे जाने पर वहां पर दो लोग उपस्थित हुए जिनका नाम था वली शाह तथा महबूब शाह। वली शाह तथा महबूब शाह उस स्थान पर आए। जो वली शाह था वह जो नदी के किनारे मोहम्मद शाह जो स्नान कर रहा था उसका बेटा था। वली शाह का पिता मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह नदी के किनारे स्नान कर रहा था। यह जो घटना है वह मोहम्मद शाह के साथ ही शुरुआत होता है और मोहम्मद शाह तथा अल्लाह दाद दोनों के मध्य प्रथम बातचीत होती है। और मोहम्मद शाह ने अल्लाह दाद को बलपूर्वक उसके खेत से सरकंडा काटने से मना किया था। उसके नहीं मानने पर, और अल्लाह दाद अकेले नहीं आया था, अल्लाह दाद हमीदुल्लाह को भी लेके आया था कि सरकंडा काटा जाएगा। लेकिन जो मोहम्मद शाह था, जो वली शाह का पिता था, उसने अल्लाह दाद को मना किया था कि उसके खेत से सरकंडा ना काटी जाए। जब मोहम्मद शाह के कहने पर भी अल्लाह दाद सरकंडा काटने का कार्य रोका नहीं था तथा गट्ठर बनाकर जब चलने लगा, तब मोहम्मद शाह का भतीजा वहां आता है और वह अल्लाह दाद के हाथ से जो गट्ठर था वह छीनने का प्रयास करता है। तो दोनों के मध्य हाथापाई होती है। उसी हाथापाई के बीच अल्लाह दाद कासिम शाह पर भारी पड़ता है। जब भारी पड़ने लगा तब कासिम शाह मदद के लिए चिल्लाया। उसी मदद के अनुसरण में जो एकाएक घटना घटी थी, वली शाह के भारी पड़ने पर, कासिम शाह पर भारी पड़ने पर कासिम शाह ने मदद के लिए चिल्लाई। जो तात्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित कार्य कासिम शाह ने किया था, बचाओ बचाओ चिल्लाया। तब वहां पर वली शाह और महबूब शाह हथियारों के साथ उपस्थित हुए कि आखिर कासिम शाह किस दुर्घटना का शिकार हो गया या कौन सी ऐसी घटना उसके साथ दुर्घटना घटित होने वाली थी या घटित हो रही है। जब कासिम शाह चिल्लाया तब वहां पर वली शाह और महबूब शाह इसी कारण से ही आए। और वली शाह और महबूब शाह के वहां पर उपस्थित होने का कारण कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत नहीं था। तत्कालिक परिस्थितियों में जो भी आवश्यकता थी उसके आधार पर वे वहां पर उपस्थित हुए थे, ना कि वली शाह और महबूब शाह पहले से कोई ऐसी योजना बनाए थे कि हम वहां जाएंगे और पहले तुम गोली इसको मारना, उसके बाद हम इसको गोली मारेंगे। ऐसी कोई योजना नहीं थी। और उसी के अनुक्रम में जब उन्होंने देखा कि कासिम शाह पर अल्लाह दाद भारी पड़ रहा था, साथ में उसके हमीदुल्लाह भी आया था, तब वली शाह ने अल्लाह दाद पर गोली चलाई तथा महबूब शाह ने हमीदुल्लाह पर गोली चलाई। जो कि केस यहां पर था तो इसी महबूब शाह के विरुद्ध ही केस था। महबूब शाह बनाम एम्परर।
तो इस केस में जैसा कि इससे पहले आपको बताए थे, जब प्रिवी काउंसिल में इस केस को अपील के लिए भेजा गया, तब निर्णय बहुत ही रुचिकर आया, जिसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन तथा सेम इंटेंशन दोनों में अंतर क्या है। बहुत बार ऐसा लगता है कि यह जो एक कार्य है, यह कॉमन इंटेंशन के तहत किया गया कार्य है, लेकिन विश्लेषण करने पर यही पता चलता है कि वह कॉमन इंटेंशन नहीं था, बल्कि सेम इंटेंशन था। जैसे कि इसे इस तरीके से समझा जाए, किसी एक विजुअलाइजेशन आपको हम दे रहे हैं। जैसे किसी बैंक में दो डकैतों की पार्टी लूटने के लिए गई हो, और 10-15 मिनट के अंतर पर दोनों पार्टियां बैंक में उपस्थित होती हैं। दोनों का जो कार्य है वह सेम इंटेंशन के तहत किया गया कार्य होगा, ना कि कॉमन इंटेंशन के तहत किया गया कार्य है। अर्थात जो बैंक में लुटेरे घुसते हैं, वे एक दूसरे को, जो दो पार्टियां थी, स्वाभाविक सी बात है दोनों के मध्य कोई पहले से मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुई होती है, लेकिन वे अलग अलग कार्य के लिए विचारित किए जाएंगे। एक पार्टी को दूसरे कार्य के लिए, भले वह जो आपराधिकता हो एक हो, लेकिन सारे पार्टियों को एक तरह से विचारित नहीं किया जाएगा। मान लिया एक पार्टी ए थी तथा दूसरी पार्टी बी है, तो पार्टी ए तथा बी के मध्य कॉमन इंटेंशन नहीं था, बल्कि दोनों के मध्य सेम इंटेंशन था। तथ्य परिस्थितियों के आधार पर इसे विश्लेषित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ छात्रों को समझने के लिए बताया जा रहा है। ऐसा संयोग शायद ही हो। अब जो प्रिवी काउंसिल ने इस केस के माध्यम से जो अपना विचार दिया, उसे मैं आपको बताता हूं। धारा 34 अपराध कृत्य के करने में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत की विश्लेषण करती है। यह प्रिवी काउंसिल का निर्णय है। इस धारा के तहत दायित्व का सारभूत तत्व सामान्य आशय के अस्तित्व में मिलता है। इस धारा के तहत दायित्व का सारभूत तत्व सामान्य आशय के अस्तित्व में मिलता है, जिससे अभियुक्त को ऐसे आशय की वृद्धि के लिए अपराध कृत्य को करने के लिए प्रेरणा मिलती है। धारा 34 की सफलता पूर्वक सहायता लेने के लिए यह अवश्य सिद्ध किया जाए कि आरोपित आपराधिक कृत्य किसी एक अभियुक्त द्वारा सबके समान आशय की वृद्धि के लिए किया गया था। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर प्रिवी काउंसिल यह कह रहा है कि धारा 34 की सफलतापूर्वक सहायता लेने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि आरोपित आपराधिक कृत्य किसी एक अभियुक्त द्वारा सबके समान आशय की वृद्धि के लिए किया गया था। अर्थात जो भी कार्य आपराधिक कृत्य के अंतर्गत यहाँ पर माना गया है, वह सबके समान आशय की वृद्धि के लिए किया गया होना चाहिए। सामान्य आशय यानी कि पहले से उन सारे लोगों में कॉमन इंटेंशन, मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि पहले से कोई योजना बनी हो, योजनाबद्ध तरीके से वह किया जाए। यदि ऐसा है तो अपराध के लिए दायित्व किसी एक व्यक्ति पर उसी प्रकार थोपा जा सकता है जैसे कि उस कार्य को अकेले उसने ही किया हो।
संयुक्त उत्तरदायित्व की जो एक बात है यहां पर आ जाती है। ऐसा सिद्धांत होने से यह न्यायाधीशों को स्पष्ट है कि धारा 34 के अनुसार सामान्य आशय के अंतर्गत पूर्व नियोजित योजना सन्निहित है। अर्थात कॉमन इंटेंशन में पूर्व नियोजित योजना का होना जरूरी है। पूर्व नियोजित योजना कैसे सिद्ध की जाएगी, यह अनुमान का प्रश्न है। यह अनुमान किस तरीके से लगाया जाएगा? यह अनुमान परिस्थितियों के आधार पर सिद्ध किया जाएगा कि उन सारे लोगों के मध्य समान आशय था, और वह समान आशय तभी घटित हुआ जब वे उस कार्य को पहले ही एक योजनाबद्ध तरीके से जो किया गया था उसके आधार पर कर रहे थे, योजना के अंतर्गत कर रहे थे, तथा इस धारा को लागू करते हुए किसी अभियुक्त को दंडित करने के लिए यह सिद्ध करना चाहिए कि आपराधिक कृत्य पूर्व नियोजित योजना के अनुसार ही किया गया था। किसी व्यक्ति के आशय को सिद्ध करने में प्रत्यक्ष साक्ष्य को उत्पन्न करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यहां पर यह भी कह रहा है कि किसी व्यक्ति के आशय को सिद्ध करने में प्रत्यक्ष साक्ष्य को उत्पन्न करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्ध किया जाना यहाँ पर कठिन है। अधिकांश मामलों में इसे अभियुक्त के कार्य तथा चरित्र तथा मामले के अनुसार युक्त परिस्थितियों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जो एक कॉमन इंटेंशन की एक बात है, जैसा कि अभी आप लोगों को ये बता रहे थे कि वह तथ्य परिस्थितियों के आधार पर ही, एक अनुमान के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि उन सारे लोगों के मध्य कॉमन इंटेंशन था, अर्थात वे किसी योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। अधिकांश मामलों में इसे अभियुक्त के कार्य या चरित्र या मामले के अनुसार युक्त परिस्थितियों द्वारा पता किया जा सकता है। उचित तथा चेतन विचार के पश्चात यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में ना तो कोई ऐसा साक्ष्य था और ना ऐसी परिस्थितियां ही थी जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि अभियुक्त जब कासिम शाह को बचाने के लिए दौड़ा तो वली शाह के साथ पूर्व नियोजित योजना के अनुसार कार्य कर रहा था। अर्थात कासिम शाह को बचाने के लिए जब वली शाह और महबूब शाह भागे चले आए थे, यह जो एक घटना घटी थी तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर घटी थी। अर्थात जब कासिम शाह वैसी कठिनाई के दौर से गुजरने लगा था, तब उसने बचाव के लिए पुकार लगाई और उस पुकार को सुनकर वली शाह और महबूब शाह वहां पर भागे चले आए थे और उनके हाथ में यद्यपि की बंदूक थी, लेकिन बंदूक का होना यहां पर कॉमन इंटेंशन को सिद्ध नहीं करता है, ना ही बंदूक के द्वारा गोली चलाया जाना कॉमन इंटेंशन को सिद्ध करता है, बल्कि तत्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर उन लोगों ने जो भी निर्णय लिया वह दोनों ने स्वतंत्र रूप से लिया, ना कि उन लोगों ने पहले से कोई योजना बनाई थी। इस निर्णय से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि धारा 34 को लागू करने के लिए समान आशय ना कि एक जैसे आशय का होना आवश्यक है। अर्थात धारा 34 के लिए एक जैसे आशय, एक तरीके के एक समान आशय का होना जरूरी नहीं है, बल्कि कॉमन इंटेंशन अर्थात पूर्व नियोजित योजना अर्थात मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी है। प्रिवी काउंसिल के उपयुक्त निर्णय का अनुसरण उच्चतम न्यायालय ने अनेक वाद के संदर्भ में भी किया था। जैसा कि संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत धारा 34 में कहा गया है, कॉमन इंटेंशन जो पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत किया जाता है, जिसे वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर तथा महबूब शाह बनाम एम्परर के द्वारा अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया और
इस प्रश्न को या इस 2 केस को छात्रों से निवेदन है कि वे अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें और यह कॉमन इंटेंशन के तहत सेक्शन 34 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण केस। नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन क्लास में हम फिर नए टॉपिक का जिक्र करेंगे। तब तक इन 2 केस वादों के माध्यम से आप इसे फिर से दोहराएं। धन्यवाद।